भारत के सेना प्रमुख, तीनों सेना के सुप्रीमो जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो इस कंडीशन में है कि उसे देखा नहीं जा सकता। और जिन 13 लोगों की मौत हुई है, एक अभी जिंदगी से लड़ रहे हैं। हम सब उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो अस्पताल से वापस आए और बहुत हद तक वो भी सच बताएं कि दरअसल हुआ क्या है। लेकिन हमने 2 दिनों से, कल से लेकर आज तक कई बार ये कहा कि कैसे जनरल के मौत पर जश्न हुआ। हमने यह भी समझने की कोशिश की कि जब पूरा देश जनरल के मौत पर सदमे में था, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे क्या हो रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पर सो कॉल्ड किसानों को, आंदोलन जीवियों को उत्पात मचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था और वो जश्न मना रहे थे, भांगड़ा कर रहे थे और एंकर मुस्कुरा रहा था। इसका विश्लेषण मैंने शाम में किया है। अब धीरे धीरे खबरें ये आने लगी कि कैसे इन सब को गिरफ्त में लिया जा रहा है, इन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। हम पहले उसे समझेंगे कि किस तरह से उन सब पर अब शिकंजा कसना शुरू किया गया है। और इसीलिए मैंने कल भी आपसे कहा कि आप अपना मुहिम चलाइए। अभी 24 घंटे नहीं हुए इन इमोजीज के, अभी 24 घंटे नहीं हुए इन देशद्रोहियों के उत्पात के, लेकिन इन सब पर शिकंजा कसा जाने लगा है, इन सब पर कार्रवाई की जाने लगी है। तो ये देखा जाने लगेगा कि ये देखिए एक तस्वीर, ये चीजें आ रही है कि कैसे शहीद बिपिन रावत की अमर्यादित टिप्पणी पर जावाद खान पुत्र अब्दुल नकी खान, इस जाहिल को टोंक में कैसे गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ कई और तस्वीरें हैं जिससे ये पता चला है कि अजमेर की महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए चलाया जा रहा है मुहिम, कि अजय सिंह जेठू कह रहे कि सीडीएस वाइफ को लेकर सेना के हेलीकॉप्टर में कहां तफरी कर रहे थे, चॉपर कोई दहेज में मिला हुआ था क्या। इस तरह की टिप्पणियां आने लगी है और इस पर अब धीरे धीरे ये सख्ती हो रही है। और हमने कई लोग जो है इसे लेकर के अब सवाल कर रहे हैं, ये लोग जो है अब मुहिम चला रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा था इन सब को लेकर के मुहिम चलाइए, इन सब को लेकर के मुहिम इसीलिए चलाना जरूरी है ताकि इनकी पहचान हो सके और सोशल मीडिया पर ये देश जान सके कि एक ऐसा शख्सियत, काबिलियत जिसकी ऐसी हो, जो पूरे जिसकी काबिलियत सजी हुई हो, उसके लिए दरअसल ये जहर क्यों। और इस जहर को हमने और आपने लगातार ये समझने की कोशिश की है कि इस जहर के मायने क्या हैं और ये क्यों चल रहा है, ये किसके निर्देशन पे चल रहा है, इसका निर्माता निर्देशक कौन है। तब हमने देखा कि जब देश जब अपने सेना नायक को याद कर रहा था तो दांत चियार के कुछ मीडिया कर्मी जो हैं वो कैसे अपने एंकर्स जो है वो रिपोर्टर्स कर रहा था कि तुम भी जरा भांगड़ा करके दिखाओ, बहुत अच्छा डांस करते हो, जरा यहां इनके साथ गाना गा के दिखाओ कि कैसा गाना गाते हो। तब ये पता चलता है कि इस आंदोलन के पीछे का सच क्या था और ये क्या था। ये तब जब जनरल रावत ऐसे समय में, जब उनके लिए पूरा देश कराह रहा था, पूरी ढंग से एक पीड़ा में पूरा देश था, वैसे कंडीशन में ये चीजें चल रही थी। हम अब आपको यह भी दिखाएंगे कि तब देशभक्त क्या कर रहे थे। ये तस्वीर तमिलनाडु से आ रही है और तमिलनाडु से जो तस्वीर आ रही है, जरा इन तस्वीरों को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सिर्फ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ यहां देशद्रोही है। ये तस्वीर, ये श्रद्धांजलि देने की तस्वीर है। ये तमिलनाडु से के अन्नामलाई के ट्विटर हैंडल पे है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, कि किस तरह से हजारों हजार की संख्या में लोगों ने, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने अपनी वीर सेना नायक के राह में फूल सजाए और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। तो यदि कुछ गिने हुए कुछ जिहादी ये खेल कर रहे थे तो उस दूसरी जगह पे क्या कुछ हो रहा था ये समझने के लिए सरकार ने इसकी पूरी इंक्वायरी बैठा दी है। और ये क्योंकि इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीर देखिए कि पूरी तरह से भारत माता के जय के नारे और किस स्टेट में लग रहे हैं, तमिलनाडु में। ये चीजें दिखता है कि तमिलनाडु में लग रहे हैं जहां करुणानिधि की सरकार रही,
जिसके बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती रही है। अब उसी राज्य में ये तस्वीर है और ये कैसा देखिए किसने प्लानिंग में किया है। ये काफिला निकल रहा है, क्योंकि बॉडी बताया जा रहा है कि इस कंडीशन में रहे कि पहचान में भी मुश्किल था। तो ये दरअसल आपको ये भरोसा इसलिए दिल आपके लिए है, ये इसलिए कि मैंने आपको दिखाया, ये इसलिए हमने आपको बताया कि ताकि इस बात को भी समझा जा सके कि देश ऐसे सपूतों के लिए क्या करता है। हमने उनके वीर गाथा को दिखा। अब सवाल ये है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि ये एक्सीडेंट है या साजिश। और ये सवाल कई तरह से उठने लगे हैं, अलग अलग तरीके के आपके इंटेंशन, सवाल पूछने के इंटेंशन भी कई बार ये लगता है कि हमारे और आपके मन में भी आता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, और कुछ जिहादियों के मन में भी एक्सीडेंट कैसा हुआ, रणदीप सुरजेवाला के मन में भी है एक एक्सीडेंट कैसा हुआ, महाराष्ट्र में महाधारी सरकार की तरफ से भी सवाल आया है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो एक्सीडेंट कैसा हुआ उसमें इंटेंशन दिखता है, चूंकि जनरल बिपिन रावत के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा भाव था, एक ऐसे भरोसे में थे, इसीलिए क्योंकि इतना भरोसा कि हर मीटिंग में इनका होना। इसलिए कल जब कैबिनेट कोर कमेटी की बैठक ले रहे थे अपनी रक्षा मामले की, तो रक्षा मामले के कैबिनेट कोर की मीटिंग में उसमें सीडीएस का होना जरूरी होता है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का होना जरूरी होता है, उसमें विपिन रावत नहीं थे। आज ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री के कई बार पांव डगमगाते थे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको किस रूप में रख रहे थे ये समझना। ये माना जा रहा है कि ये दुर्घटना टोटली ताइवान के को लेकर की तरह है, जैसा ताइवान के सेना नायक के साथ हुआ था। अब सवाल यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि विपिन रावत ने अभी 2 दिन पहले ये जो कोरोना और अमेरिकन पे भी एक बयान दिया था कि क्या ये एक तरह का बायोलॉजिकल वार तो नहीं है। अब चूंकि वो बयान कुछ चीजें ऐसी देते थे कि पाकिस्तान को लेकर के जो उनका बयान था, जैसा मैंने आपको कल से कहा कि लगातार ये माना जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जनरल रावत की प्लानिंग थी, और कई बार ये इसीलिए किया गया कि ये माना जा रहा था कि उस समय भी ये निर्णय लेने में, सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लेने में, क्योंकि उस समय उनकी नियुक्ति वो सीरियस नहीं थे, सेना प्रमुख थे, ये निर्णय लेने में सरकार को कई तरह की परेशानी हो रही थी, इसीलिए सीडीएस की नियुक्ति की गई और सीडीएस हुआ। अब आया जा रहा है कि माना जा रहा है कि M17 जो ये विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता। ये तमाम टेक्निकल जो है बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका दुर्घटनाग्रस्त होना ही अपने आप में कमाल की बात है, और उसमें भी इसमें आग लग जाना तो लगभग असंभव है। तो ये तमाम चीजें संभव कैसे हुई, ऐसे कैसे हुआ? कुछ अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं मेरे, कुछ आप साथियों में से कुछ लोगों ने वीडियोज भेजे हैं कि ये हेलीकॉप्टर को गिरते हुए दिखाया जा रहा है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि वो भी हेलीकॉप्टर, वो जो तस्वीर है वो भी गलत तस्वीर है, सही तस्वीर नहीं है। तो असली हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्वीर कौन सी है? बताया जा रहा है कि जब नीचे जब गिरा है तब उसमें टंकी में आग लगी है और उसके बाद विस्फोट हुआ है। ये माना जा रहा है कि दुश्मन भले किसी भी तरह का हमला करे, इसके टैंक इस M17 हेलीकॉप्टर के टंकी को नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी चलते थे, इसीलिए अति सुरक्षित माना जाता था। फिर इसमें ऐसा कैसे हुआ? बहुत तरह के लोग इस तरह के सवाल किए कि पहले भी इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड ये पहले ये पुराना वाला जो है जिस जो अभिनंदन जिसमें गिरे थे ये वो वाला नहीं है, उससे भी तुलना की जा रही है। ये तमाम चीजें होने के बाद भी, लेकिन इतना तो है, ये पता चलना चाहिए कि ये ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि हम इसलिए इस बात की बात कर रहे हैं कि जनरल रावत एक और बहुत बड़ी बात कहते थे। जनरल रावत एक बात कहते थे कि हम भारत 2.5 मोर्चे पे हमारी लड़ाई है, और ये इसका हिस्सा हमने एक विश्लेषण किया जिसमें 2.5 मोर्चे में वो बात कहा करते थे कि वो 2.5 मोर्चे में एक मोर्चा तो पाकिस्तान है, एक मोर्चा चीन है, और 2.5 मोर्चे में हाफ मोर्चा वो कहते थे आंतरिक लड़ाई। आपको दिलचस्प बताऊं कि जब जनरल रावत ने ये बात कही तो ये 2 लोगों को बहुत चुभी थी। एक कौन थे? एक थे वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, और दूसरा थे जिहादी भाईजान, भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। इन 2 लोगों ने कड़ी टिप्पणी की थी, और इन लोगों की प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है इनकी मौत पे भी। सीताराम येचुरी बाप ने सीता और राम भी लिख दिया, लेकिन हमेशा से चूंकि वो लेफ्टिस्ट थे तो मंच पे आके उनको हिंदुत्व का और इस तरह से भारतीय संस्कृति का के बारे में खिलाफ उनको बोलना पड़ता था। जनरल रावत ने जब ये कहा था कि भारत की लड़ाई असली समस्या 2 मोर्चे पे नहीं 2.5 मोर्चे पे है, और हम अपने दुश्मन के लिए उन्होंने साफ कहा कि भारत
के लिए पाकिस्तान से ज्यादा चाइना जो है वो खतरनाक है, और हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और चीन के साथ नहीं है। 2.5 मोर्चा की बात कही, और आधा मोर्चा इंटरनल है। ये आधा मोर्चा वो है जिसे हम जिहादी कहते हैं, जिसे हम हरा टिड्डा और लाल टिड्डा कहते हैं। हरा टिड्डा सामने आकर के दिख जाता है, और लाल टिड्डा सामने आकर के दिख जाता है, और हरा टिड्डा दिखाई नहीं देता। वो जेएनयू के माध्यम से और इधर उधर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, ये जिसे थिंक टैंक वो कहा जाता है, और जिसे कहा जाता है शहरी नक्सल, ये वो लोग हैं। तो आज हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में एक ऐसे शहरी नक्सल के जमानत की खबर थी, किसानों के हटने की खबर थी, जनरल रावत पे कोई खबर नहीं थी। खैराती कुमार कल से सवाल कर रहा है, और कमाल की बात देखिए कि किस तरह के लोग हैं। खैराती कुमार के वीडियो मुझे किसी ने भेजा है। खैराती कुमार ने कल जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में विश्लेषण किया है, उसमें उसने विश्लेषण ये लगातार अपने नीच हरकतों में उसने ये कहा कि 6 घंटे इंतजार क्यों किया गया। उसके बाप से कोई पूछे कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद 12 घंटे इंतजार किया था देश ने। इंदिरा जी की हत्या, देश की प्रधानमंत्री थी। ये अनपढ़ अनगढ़ लोग, ये वही चिरकुट है जिसने लॉकडाउन के समय में, जब पहला लॉकडाउन हुआ था और रामायण दिखाया जाने लगा था, तो कहा था कि रामायण कौन देखेगा, ये रामायण कौन देखेगा। ये जमीन से कटे हुए लोग दरअसल विश्लेषण करते हैं, ये चुनावी विश्लेषण करते हैं कि कहां जा। तब पता चला कि रामायण देखना, जो दोबारा से जो 80 के दशक का जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से बने रामायण को देखने के लिए जब दोबारा तीसरी पीढ़ी लगभग आ गई थी, उस पीढ़ी ने जब रामायण देखा तो भारत दुनिया का जो टीआरपी है वो अब तक के तमाम चीजों को ध्वस्त कर दिया। और इन चिरकुटों ने कहा कि रामायण कौन देखेगा, इसमें हमें आप रामायण क्यों दिखा रहे हैं, रामायण कौन देखेगा। और यही चिरकुटों ने सवाल किया कि आखिर बिपिन रावत के मौत के बाद लंबे समय तक चुप्पी क्यों रही सरकार की, सरकार ने क्यों नहीं बताया। तब समझ में आता है कि इन्हीं लोगों ने पहले क्यों फैलाया, जब ये सब हर किसी को अंदाजा था। इंदिरा जी की मौत के बाद जब ये कहा जा रहा था कि इतनी गोलियां लगी है, हर किसी को लग गया था एक तो महिला, और ऊपर से तरातर चली ऐसी गोलियां, बचने के चांसेस नहीं थे। लेकिन हर किसी को अपने, जब आप डॉक्टर से भरोसा खो देते हैं तो भगवान पे आप भरोसा करते हैं कि ईश्वर बचा लेगा, भगवान बचा लेंगे। इसीलिए अंतिम समय तक हम और आप मानते थे कि कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है, कन्नूर से कुछ अच्छी खबर नहीं है, वेलिंगटन से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा था क्या हमारे सेना नायक बच जाएंगे क्या। अब मैंने जो उस वीडियो को जब देखा इन बेईमानों ने, जिसे 2.5 मोर्चा, जो आधा पॉइंट है, जो आधा मोर्चा जिसे वो कहते हैं, ये आधा मोर्चा दरअसल वही है जो ये कहना चाह रहे थे कि देश को बताया क्यों नहीं गया उस समय में कि हमारे सीडीएस नहीं रहे। आज जनरल जेजे सिंह ने भी कहा, जो पूर्व रिटायर्ड आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सीडीएस का पद ज्यादा देर तक खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसे इससे पहले तो सीडीएस का कोई पद ही नहीं था, लेकिन जब ये पद हो गया तो सचमुच अभी बहुत जल्दी खाली नहीं होनी चाहिए। सरकार इस पर मंथन कर रही होगी, हो सकता, और इसकी संभावना है बहुत जल्दी कि इसकी नियुक्ति कर, जैसी कोई प्रक्रिया होगी कि यदि सीडीएस यदि नहीं रहेंगे, एकाएक आकस्मिक कोई मौत हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको होगी। ऐसा कोई ना कुछ तो व्यवस्था होगा कि उसके बाद नंबर 2 पे कौन होंगे जिनको ये जिम्मेदारी होगी आकस्मिक समय में। जैसे प्रधानमंत्री जब विदेश चले जाते हैं तो अघोषित रूप से होता है कि मंत्रिमंडल का कौन ऐसा व्यक्ति है कि जब विदेश जब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो कौन ऐसा कार्यभार संभालता है। वो पीएम नहीं होता, लेकिन ऐसी कई तरह की जिम्मेदारी उनकी होती है। आकस्मिक यदि कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो यही चीज को समझने की इतनी, मतलब किस तरह के सवाल ये खैराती उठा रहे थे। ये खैराती गैंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल का जो खैराती कुमार है, वो अपने एजेंडे में क्या सवाल कर रहा है, जिसके चैनल पे ये खबर ही नहीं है, वो कह रहा है कि इतनी बड़ी खबर को सरकार ने क्यों दबाए रखा। और 6 बजे जाकर के, जबकि हमने 5:30 बजे विश्लेषण किया था, उसमें सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है। इसने कहा 6 बजे के बाद पता चला, आर्मी एयरफोर्स की तरफ से हुआ, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला। हर चीज में इनको प्रधानमंत्री चाहिए। तो दरअसल ये पता चलता है कि जब जनरल रावत ने ये कहा कि आधे मोर्चे पर, तो इस सीताराम येचुरी को क्यों बुरा लगा, ये बुरा असउद्दीन ओवैसी को क्यों लगा। उन्होंने तो आधा मोर्चा कहा, उन्होंने जिहादी की, हरे टिड्डे और लाल टिड्डे की बात भी नहीं की। तो जनरल रावत ने जब ये बात कही कि इंटरनल जो है, हमेशा होता है रावण की जो हत्या है, प्रभु राम नहीं कर पाते यदि अभिभीषण साथ नहीं होता। तो हमेशा जब तक भेदिया नहीं होता है, किसी लड़ाई को आप उसके सामने की लड़ाई नहीं जीत पाते।
रावत ने यही कहा कि हमारे साथ मूल समस्या यही है कि कुछ लोगों को मजहब के कारण से पाकिस्तान के प्रति आस्था है, इनफैक्ट ये चीन के प्रति आस्था हो जाती है। देखिए कि फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह ही दिया था कि हम यदि पाकिस्तान से उम्मीद नहीं पाते हैं, पाकिस्तान एक कमजोर राष्ट्र से बेचारा भिखमंगा हो गया है, हम चीन से मदद लेंगे। तो औकात बता दिया गया। दरअसल तब यह समझ में आएगा कि चीन के प्रति आस्था क्यों। फिर यह समझ में आता है कि क्यों महेश जेठमलानी ने एक ट्वीट करके जब एक तस्वीर सामने आई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी और चीनी राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों ने कौन सा ऐसा गठबंधन किया था कि हम एक दूसरे के पीछे सूचना का प्रसार करेंगे। ऐसा क्या है कि भारत की खुफिया तंत्र से पहले, भारतीय आर्मी से पहले राहुल गांधी को खबर मिल जाती है। ये तस्वीर, इस पे सवाल महेश जेठमलानी ने उठाया था कि जब राहुल गांधी बउआ थे, उपाध्यक्ष थे और मम्मी उनकी अध्यक्ष थी, और सोनिया राहुल और एक तरह से घरेलू उसके तरह ले जाते थे मनमोहन सिंह को, अपनी मनमोहन सिंह की सरकार को। तस्वीर में है कि मनमोहन सिंह बेचारा चुपचाप खड़ा है, सोनिया दबंग के साथ खड़ी है और राहुल बैठे हुए हैं, और अभी वर्तमान में जो चीनी राष्ट्राध्यक्ष हैं उसके साथ राहुल गांधी का समझौता हो रहा है। ये चीजें इसलिए कि ऐसा क्यों है कि आपको चीन को लेकर के दर्द ज्यादा हो जाता है और आप चीन की बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये चीजें लगातार क्यों आई कि कांग्रेस पार्टी को चीन की कई बातों पर ज्यादा भरोसा है और अपनी आर्मी पर नहीं। तब आपको लगेगा कि जनरल बिपिन रावत से ये नफरत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, एक आर्मी चीफ होते हुए नफरत का सिलसिला क्यों, मोदी से नफरत करते करते कहां गए। और फिर तब समझ में आएगा, आज की बीबीसी की रिपोर्ट है उसमें भी आप देखिए कैसे कैसे जब बिपिन रावत ने कहा आधे मोर्चे की बात, तो क्यों सीताराम येचुरी को सबसे ज्यादा बुरा लगा, क्यों असउद्दीन ओवैसी को पिंच कर गया। इसे कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। अब सवाल यह है कि जब उन्होंने ये बात कही तो ये क्यों जरूरी है कि अब इस सरकार को, इस देश को पूरी तरह से उन सब पे नजर रखने की, उन सब को उन पे नजर रखने की जो देश के गद्दार हैं, और उन गद्दारों पर यह जरूरत इस बात की है कि इन गद्दारों की पहचान की जाए, देश के गद्दारों से कैसे निपटा जाए। ये सवाल जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स, देश के गद्दारों से कैसे निपटा जाए, नीरज यादव मुझे लगता है इनका नाम है, ये पूछ रहे हैं। देश के गद्दारों से निपटने के लिए सिर्फ सरकार पर हाथ धरे नहीं बैठना होगा, आपको और हमको इस सोशल मीडिया के इस जमाने में इन गद्दारों के चेहरे सामने लाने पड़ेंगे। बस कुछ नहीं करना है कि आपको यदि उनका ट्वीट दिखता है, इन गद्दारों के सोशल मीडिया पर जो उनके ट्विटर हैंडल पर हैं, वो फेसबुक पे हैं, कू पे हैं, उसे सामने रखिए। और इसी का असर है कि मैंने शुरुआती वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया कि किस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं और किस तरह की चीजें सामने आ रही है। इन गद्दारों की पहचान हो रही है, इनकी गिरफ्तारी हो रही है, सरकार इनकी तुड़ाई कुटाई कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जितने ये मीमबाज हैं, ये जिन लोगों ने जो इस तरह के जो बनाए हैं, उन सब की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। और सरकार इस बात को भी कि जो हमारे अंदर अंदेशा है कि हमारा MiG 17 कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, सरकार की जरूरत है कि सरकार इस चीज को भी जल्द से जल्द सामने आ रहा है।